नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिषेक और आज बात करने जा रहा हूं लेखिका मधु कांकरिया द्वारा लिखी गई पाठ जिसका शीर्षक है साना साना हाथ जोड़ी। तो चलिए दोस्तों, शुरू से इस पाठ को समझते हैं। एक दिन लेखिका ने हैरान होकर देखा कि आसमान जैसे उल्टा पड़ा हुआ था और सारे तारे बिखर कर नीचे टिमटिमा रहे थे। दूर ढलान लेती घाटी पर सितारों के गुच्छे रोशनियों की एक झालर जैसी बना रहे थे। आखिर क्या था वह? दरअसल वह रात में जगमगाता गैंगटॉक शहर था। इतिहास और वर्तमान के संधि स्थल पर खड़ा मेहनत करने वाले बादशाहों का वह एक ऐसा शहर था जिसका सब कुछ सुंदर था, सुबह, शाम और रात। वह रहस्यमयी सितारों भरी रात लेखिका के अंदर सम्मोहन जगा रही थी। उन जादू भरे क्षणों में लेखिका का सब कुछ स्थगित था। लेखिका की चेतना और लेखिका के आसपास सब कुछ अर्थहीन था। धीरे धीरे एक प्रकाश उस शून्य से फूटने लगा। एक प्रार्थना लेखिका के होठों को छूने लगी। साना साना हाथ जोड़ी, गर्दहु प्रार्थना, हमरो जीवन तिमरो कौशेली। दरअसल यहाँ पर लेखिका के कहने का मतलब यह है कि अपने छोटे छोटे हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रही हूँ कि मेरा सारा जीवन अच्छाइयों को समर्पित हो। आज सुबह के ये बोल लेखिका ने एक नेपाली युवती से सीखा था। सुबह लेखिका को युमथांग के लिए निकलना था, लेकिन आंख खुलते ही लेखिका बालकनी की तरफ भागी। यहाँ के लोगों ने लेखिका को बताया था कि यदि मौसम साफ हो तो बालकनी से भी हिमालय की तीसरी सबसे बड़ी चोटी कंचनजंगा दिखाई देती है। पिछले साल की ही तरह इस बार भी बादलों के द्वार ठाकुर जी के द्वार की तरह बंद ही रहे। लेखिका को कंचनजंगा तो दिखी नहीं, लेकिन सामने ही तरह तरह के रंग बिरंगे इतने सारे फूल दिखाई पड़े कि लेखिका को ऐसा लगा कि वह फूलों के बगीचे में आ गई है। गैंगटॉक से 149 किलोमीटर की दूरी पर युमथांग था। युमथांग यानी घाटियां। सारे रास्ते में हिमालय की सबसे गहरी घाटियां और फूलों से लदी वादियां मिलेंगी। गाइड जीतन नार्गे लेखिका को बता रहा था कि क्या वहां बर्फ मिलेगी। जगह जगह गदराए हुए पाइन और धूपी के खूबसूरत नुकीले पेड़ों का जायजा लेते हुए लेखिका और उसकी सहेली मणि पहाड़ी रास्तों पर आगे बढ़ने लगे कि अचानक एक जगह दिखाई दी जहां पर एक कतार में लगी किसी ध्वज की तरह लहराती हुई सफेद बौद्ध पताकाएं थी। शांति और अहिंसा का प्रतीक ये पताकाएं जिन पर मंत्र लिखे हुए थे। गाइड जितेंद्र नार्गे ने बताया कि यहाँ बुद्ध की बड़ी मान्यता है। जब भी किसी बुद्धिस्ट की मृत्यु होती है तो उसकी आत्मा की शांति के लिए शहर से दूर किसी भी पवित्र स्थान पर 108 श्वेत पताकाएं फहरा दी जाती है। इन श्वेत पताकाएं को उतारा नहीं जाता है, बल्कि ये धीरे धीरे अपने आप ही नष्ट हो जाती है। कई बार तो किसी नए कार्य की शुरुआत में भी ये पताकाएं लगा दी जाती है, लेकिन वे रंगीन होती है। गाइड नार्गे बोलता जा रहा था और लेखिका की नजर उसकी जीप में लगी दलाई लामा की तस्वीर पर टिकी हुई थी। कई सारे दुकानों पर भी लेखिका ने दलाई लामा की ऐसी ही तस्वीर देखी थी। फिर लेखिका जीप पर बैठी और आगे बढ़ी। अपनी सुंदर हंसी बिखेरते हुए जीतन नार्गे बताने लगा कि इस जगह का नाम है कवि लोंग स्टॉक। यहाँ पर गाइड फिल्म की शूटिंग हुई थी। तिब्बत के चीज खे बमसन ने लेपचाओं के शोमेन से कुंजितेक के साथ संधि पत्र पर यही हस्ताक्षर किए थे। एक पत्थर यहाँ स्मारक के रूप में भी है। उन्हीं रास्तों पर लेखिका ने एक कुटिया के अंदर घूमता चक्र देखा और फिर नार्गे से पूछा, यह क्या है? तभी नार्गे कहने लगा, मैडम यह धर्म चक्र है, प्रेयर व्हील। इसको घुमाने से सारे पाप धुल जाते हैं। फिर लेखिका बोली, क्या? चाहे मैदान हो या पहाड़, सारे वैज्ञानिक प्रगतियों के बावजूद भी इस देश की आत्मा एक जैसी है। लोगों की आस्थाएं, विश्वास, अंधविश्वास, पाप पुण्य की अवधारणाएं और कल्पनाएं एक जैसी हैं। इसके बाद धीरे धीरे लेखिका की जीप ऊंचाई की तरफ बढ़ने लगी। बाजार, लोग और बस्तियां पीछे छूटने लगे और अब परिदृश्य से चलते चलते स्वेटर बुनती नेपाली युवतियां और पीठ पर भारी भरकम कार्टून ढोते छोटे कद के दिखते बहादुर नेपाली नजरों से दूर हो रहे थे। अब नीचे देखने पर घाटियों में ताश के घरों की तरह पेड़ पौधों के बीच छोटे छोटे घर दिखाई दे रहे थे। हिमालय भी अब छोटी छोटी पहाड़ियों के रूप में नहीं, बल्कि अपने विराट रूप और बड़े शान के साथ सामने आने वाला था। देखते ही देखते रास्ते वीरान, संकरे और जलेबी की तरह घुमावदार होने लगे थे। हिमालय बड़ा होते होते विशालकाय होने लगा। वादियां चौड़ी होने लगी। बीच बीच में करिश्मे की तरह रंग बिरंगे फूल तेजी से मुस्कुराने लगे। उन विशालकाय पर्वतों के बीच और घाटियों के ऊपर बने संकरे कच्चे पक्के रास्तों से गुजरते हुए ऐसा लग रहा था जैसे किसी घनी हरियाली वाली गुफा के बीच झटके खाते निकल रहे हो। इस बिखरी असीम सुंदरता का मन पर यह प्रभाव पड़ा कि सभी सैलानी झूम झूम कर यह गाने लगे, सुहाना सफर और ये मौसम हंसी। लेकिन लेखिका मौन थी। किसी ऋषि की तरह वह शांत थी।
लेखिका चाहती थी कि इस सारे परिदृश्य को अपने अंदर भर ले। जीप की खिड़की से सिर निकालकर लेखिका कभी आसमान को छूते पर्वतों की शिखर देखती थी तो कभी ऊपर से दूध की धार की तरह झरझर गिरते झरनों को। सिलीगुड़ी से ही लेखिका के साथ थी तीस्ता नदी, लेकिन यहाँ उसका सौंदर्य काफी ऊंचाइयों पर था। इतनी खूबसूरत नदी लेखिका ने पहली बार देखी थी। लेखिका ने हिमालय को सलामी देनी चाही कि तभी जीप एक जगह पर रुकी और फिर लेखिका ने काफी ऊंचाई से पूरे वेग के साथ ऊपर शिखरों के भी शिखर से गिरता फेन उगलता हुआ झरना देखा। इसका नाम था सेवन सिस्टर्स वाटरफॉल। तभी फ्लैश चमकने लगा। सभी सैलानी इन खूबसूरत पलों की झलक को कैमरे में कैद करने में व्यस्त थे। बहुत ही पुराने युग की किसी शापित राजकुमारी जैसी लेखिका भी नीचे बिखरे भारी भरकम पत्थरों पर बैठकर झरने के संगीत के साथ ही आत्मा का संगीत सुनने लगी। थोड़ी देर बाद ही बहती जलधारा में जब लेखिका ने पांव डुबोया तो वह अंदर तक भीग गई। जीवन की अंतहीनता का प्रतीक वह झरना, उन अद्भुत क्षणों में लेखिका के अंदर जीवन की शक्ति का एहसास हो रहा था। लेखिका को ऐसा प्रतीत हो रहा था कि जैसे वह खुद भी देश और काल की सीमाओं से दूर बहती धारा बनकर बहने लगी है। लेखिका के अंदर की सारी प्रतिशोधपूर्ण और दुष्ट भावनाएं इस निर्मल धारा में बह गई। लेखिका का मन हुआ कि वह अनंत समय तक ऐसे ही बहती रहे और सुनती रहे इस झरने की पुकार को। लेकिन जितेन ने लेखिका से कहा कि आगे इससे भी सुंदर नज़ारे मिलेंगे। थोड़ी देर बाद ही फिर वही नज़ारे, आंखों और आत्मा को सुख देने वाले। कहीं हरे रंग का मोटा कालीन ओढ़े तो कहीं हल्का पीलापन लिए तो कहीं पलस्तर उखड़ी दीवार की तरह पथरीला, और देखते ही देखते परिदृश्य से सब कुछ गायब, जैसे किसी ने जादू की छड़ी घुमा दी हो। सब पर बादलों की एक मोटी चादर थी। सब कुछ बादलमय था। इसके बाद धीरे धीरे धुंध की चादर थोड़ी हटने लगी। अब वहां पहाड़ नहीं बल्कि दो विपरीत दिशाओं से आते छाया पहाड़ थे, और थोड़ी देर बाद ही वे छाया पहाड़ अपने सर्वश्रेष्ठ रूप में लेखिका के सामने थे। जीप थोड़ी देर के लिए रुकवा दी गई थी। जब लेखिका ने गर्दन घुमाई तो सब तरफ जैसे स्वर्ग बिखरी पड़ी थी। नजरों के किनारे तक खूबसूरती ही खूबसूरती थी। पर्वत, झरने, फूलों, घाटियों और वादियों के अनोखे नज़ारे लगातार अनुभूति कराते थे। वहीं कहीं पर लिखा था थिंक ग्रीन। पल भर में ब्रह्मांड में कितना कुछ घटित हो रहा था। निरंतर बहते झरने, नीचे वेग से बहती तीस्ता नदी, सामने उठती धुंध, ऊपर मंडराते आवारा बादल, हल्की हल्की हवा में लहराते हुए प्रियुता और रोडोडेंड्रो के फूल, सब अपनी अपनी लय, तान और प्रवाह में बहते हुए। लेखिका सम्मोहित जैसी सुस्त अवस्था में ही थोड़ी दूर तक निकल आई थी कि अचानक उसके पांव पर ब्रेक सी लगी। लेखिका ने देखा कि इस अनोखे सौंदर्य से दूर कुछ पहाड़ी औरतें पत्थर तोड़ रही थी। उनके हाथों में कुदाल और हथौड़ा था। कई पहाड़ी औरतों की पीठ पर बड़ी टोकरी में उनके बच्चे भी बंधे हुए थे और वह काफी ताकत के साथ जमीन पर मार रही थी। लेखिका ने सोचा कि इतने स्वर्गीय सौंदर्य, नदी, फूलों, वादियों और झरनों के बीच भूख, मौत, गरीबी और जिंदा रहने की यह जंग, मातृत्व और श्रम साधना साथ साथ। फिर लेखिका ने वहीं पर खड़े बोर्ड रोड ऑर्गेनाइजेशन के एक कर्मचारी से पूछा, यह क्या हो रहा है? तभी उसने मजाकिया अंदाज में कहा, जिन रास्तों से गुजरते हुए आप हिम शिखरों से टक्कर लेने जा रही है, उन्हीं रास्तों को ये पहाड़ी औरतें चौड़ा बना रही है। फिर लेखिका ने कहा, बड़ा खतरनाक कार्य होगा यह। फिर वह गंभीर और शांत होकर कहने लगा, पिछले महीने तो एक की जान भी चली गई थी। बड़ा कठिन काम है पहाड़ों पर रास्ता बनाना। पहले डायनामाइट से चट्टानों को उड़ा दिया जाता है, फिर बड़े बड़े पत्थरों को तोड़ मोड़कर एक आकार के छोटे छोटे पत्थरों में बदला जाता है। फिर बड़े से जाले में उन्हें लंबी पट्टी की तरह बिठाकर कटे रास्तों पर बाड़े की तरह लगा जाता है। यहाँ पर जरा सी चूक और सीधा पाताल प्रवेश। तभी लेखिका को ध्यान आया कि इन्हीं रास्तों में एक जगह पर सिक्किम सरकार का बोर्ड लगा था, जिस पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, इवन वंडर्ड हु डिफाइड डेथ टू बिल्ड दिस रोड्स। इसका मतलब यह है कि आप ताज्जुब करेंगे, पर इन रास्तों को बनाने में लोगों ने मौत को झूठा प्रमाणित किया है। इसी प्रकार एक बार पलामू और गुमला के जंगलों में लेखिका ने देखा था कि कुछ आदिवासी युवतियां अपने पीठ पर अपने बच्चे को कपड़े से बांधकर पत्तों की तलाश में वन में घूमती थी। उन आदिवासी युवतियों के फूले हुए पांव और पत्थर तोड़ती इन पहाड़ी औरतों के हाथों में पड़े निशान एक ही कहानी कह रहे थे कि आम जिंदगियों की कहानी हर जगह एक जैसी है, कि सारी मलाई एक तरफ, सारे आंसू, अभाव, बहुत अधिक कष्ट और धोखा एक तरफ। और तभी लेखिका की सहयात्री मणि और जितेन लेखिका को खोजते खोजते वहां तक आ गए। लेखिका को उदास देखकर जितेन कहने लगा, मैडम,
ये मेरे देश की आम जनता है। इन्हें तो आप कहीं भी देख लेंगी। आप इनकी जगह पहाड़ों की सुंदरता को देखिए, जिनके लिए आप इतने पैसे खर्च करके आई है। जब वे सभी वापस जीप की तरफ मुड़ने लगे कि तभी लेखिका ने देखा कि वे श्रम सुंदरिया किसी बात पर इतना खिलखिलाकर हंस पड़ी थी कि जीवन लहरा उठा था और वह सारा खंडहर ताजमहल बन गया था। जीतन बता रहा था कि अब हम हर मोड़ पर हेयर पिन बेंड लेंगे और तेजी से ऊंचाई पर चढ़ते जाएंगे। हेयर पिन बेंड के ठीक पहले एक पड़ाव पर देखा कि 7-8 वर्ष की उम्र के कई सारे पहाड़ी बच्चे स्कूल से लौट रहे थे और हमसे लिफ्ट मांग रहे थे। जीतन ने बताया कि हर दिन 3-3.5 किलोमीटर की पहाड़ी चढ़ाई चढ़कर ये बच्चे स्कूल जाते हैं। तभी मणि ने पूछा, क्या यहाँ पर स्कूली बस नहीं है? यह सुनकर जीतन हंस पड़ा और कहा, मैडम यह मैदानी नहीं, पहाड़ी इलाका है। यहाँ पर जीवन कठोर है। नीचे घाटी में एक ही स्कूल है। दूर दूर से बच्चे उसी स्कूल में जाते हैं। वे बच्चे केवल पढ़ते ही नहीं हैं, बल्कि इनमें से ज्यादातर बच्चे शाम के समय अपनी माताओं के साथ मवेशियों को चराते हैं, पानी भरते हैं और जंगल से लकड़ियों के भारी भारी बंडल ढोते हैं। खुद मैंने भी ढोया था। खतरा अब धीरे धीरे बढ़ने लगा था। रास्ते और भी संकरे होते जा रहे थे। कई बार तो ऐसा लगता था जैसे रास्तों को इंच टेप से नापकर एक जीप जितना ही चौड़ा बनाया गया है कि जरा भी संतुलन बिगड़े या इंच भर भी जीप इधर उधर खिसके तो हम सीधे घाटियों में। इन रास्तों पर जगह जगह लिखी चेतावनियां भी लेखिका और उनके सह यात्री को खतरों के प्रति सचेत कर रही थी। सामने ही लिखा था, धीरे चलाए, घर में बच्चे आपका इंतजार कर रहे हैं। जब थोड़ा और आगे बढ़े कि फिर एक चेतावनी, वी केयर मैन ईटर अराउंड। लेकिन हमें नरभक्षी जानवर नहीं बल्कि दूध देने वाले याक दिखे। पहाड़ों पर गिरती बर्फ से प्राकृतिक तरीके से रक्षा करने वाले घने घने बालों वाले याक। सूरज ढलने लगा था। तभी हमने देखा कि कुछ पहाड़ी औरतें गायों को चराकर वापस लौट रही थी। कुछ औरतों के सिर पर लकड़ियों के भारी भरकम गट्ठर थे। ऊपर आसमान फिर से धुंध था और बादलों से घिरा हुआ था। संध्या में जीप अब चाय के बागानों से गुजर रही थी कि फिर एक दृश्य ने लेखिका का ध्यान खींचा। नीचे चाय के हरे भरे बागानों में कई सारी युवतियां सिक्किमी पोशाक बोकू पहनकर चाय की पत्तियां तोड़ रही थी। नदी की तरह उफान लेता उनका युवावस्था और श्रम से चमकता गुलाबी चेहरा। एक युवती ने चमकीला लाल रंग का बोकू पहन रखा था। घनी हरियाली के बीच चमकीला लाल रंग डूबते सूरज की स्वर्णिम और सात्विक आभा में कुछ इस तरह इंद्रधनुषी चमक बिखेर रहा था कि लेखिका सम्मोहित होकर चीख पड़ी थी कि इतना अधिक सौंदर्य असहनीय था। जीतन ने लकड़ी के बने खिलौने से उस छोटे से गेस्ट हाउस में गाने की तेज धुन पर जब अपने साथियों के साथ नाचना शुरू किया तो देखते देखते एक आदिम रात्रि की महक से परियों की कहानी जैसी मोहक वह रात महक उठी। मस्ती और नशीलापन का ऐसा संयोग हुआ कि एक एक करके सभी सैलानी गोल गोल घेरा बनाकर नाचने लगे। लेखिका की 50 वर्षीय सहेली मणि ने अविवाहित कन्याओं को पराजित करते हुए वो रोचक नृत्य प्रस्तुत किया कि सभी लोग स्तब्ध होकर उसे ही देखते रह गए। लायुंग की सुबह बेहद शांत और काफी सुंदर थी। ज्यादातर लोगों की जीविका का साधन पहाड़ी आलू, धान की खेती और शराब का व्यापार था। लेखिका सुबह सुबह अकेले ही टहलने निकल गई थी। लेखिका को उम्मीद थी कि यहाँ उसे बर्फ मिलेगी, लेकिन अप्रैल के शुरुआती महीने में यहाँ बर्फ का एक टुकड़ा भी नहीं था। लेखिका और उनके सह यात्री सी लेवल से 14,000 फीट की ऊंचाई पर थे और बर्फ देखने के लिए काफी बेचैन थे। मैदानों से आए लोगों के लिए बर्फ से ढके पहाड़ किसी स्वर्ग से कम नहीं होते। फिर वहीं पर घूमते हुए एक सिक्किमी नवयुवक ने लेखिका को बताया कि प्रदूषण के चलते स्नोफॉल लगातार कम होती जा रही है, लेकिन यदि लेखिका कटाव चली जाए तो लेखिका को वहां पर शर्तिया बर्फ मिल जाएगी। कटाव यानी भारत का स्विट्जरलैंड। कटाव जो कि अभी तक टूरिस्ट स्पॉट नहीं बनने के कारण सुर्खियों में नहीं आया था और अपने प्राकृतिक स्वरूप में था। कटाव जो कि लायुंग से 500 फीट की ऊंचाई पर था और करीब 2 घंटे का सफर था। वहां पर एक नवयुवक लेखिका से बात कर रहा था और उसकी पत्नी अपने छोटे से लकड़ी के घर के बाहर लेखिका और उनके साथी को उत्साहपूर्वक देख रही थी कि तभी गाय ने आकर बाहर थैले में रखा उसका महुआ निगल लिया था। फिर उसने गाय को भगा दिया। कटाव का रास्ता बहुत खतरनाक था। खतरनाक रास्तों के एहसास ने लेखिका और उसके साथी को स्तब्ध कर दिया था। वहां पर काफी बारिश भी हो रही थी। लेखिका और उसके साथी फिसलन भरे रास्ते पर संभल संभल कर आगे बढ़ती हुई जीप को देख रहे थे। फिर बड़े बड़े शब्दों में लिखी एक चेतावनी पर उनकी नजर पड़ी, इफ यू आर मैरिड डाइवोर्स स्पीड। जब वे लोग थोड़ी ही दूर आगे बढ़े कि फिर एक चेतावनी दिखाई पड़ी, दुर्घटना से देर भली, सावधानी से मौत टली।
इसके बाद नार्गे उत्साहित होकर कहने लगा, कटाओ हिंदुस्तान का स्विट्जरलैंड है। लेखिका की सहेली मणि स्विट्जरलैंड घूमकर आई थी। उसने तुरंत विरोध किया और कहा, नहीं, स्विट्जरलैंड भी इतनी ऊंचाई पर नहीं है और ना ही इतना सुंदर है। लेखिका और उसके सहयात्री कटाव के करीब आ रहे थे क्योंकि दूर से ही बर्फ से ढके पहाड़ दिखने लगे थे। पास में जो पर्वत थे वे आधे हरे काले दिख रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने इन पहाड़ों पर पाउडर छिड़क दिया हो। फिर नार्गे ने उत्तेजित होकर कहा, देखिए, एकदम ताजा बर्फ है। लगता है कि रात में यह बर्फ गिरी है। लेखिका और उसके साथी सैलानी अब जीप से उतरकर बर्फ पर कूदने लगे थे। यहाँ पर घुटनों तक नरम नरम बर्फ था। ऊपर आसमान और बर्फ से ढके पहाड़ एक हो रहे थे। कई सारे टूरिस्ट बर्फ पर लेटकर हर पल की झलक को कैमरे में कैद करने में लगे थे। लेखिका के पांव झंझन कर रहे थे। लेखिका को इच्छा हुई कि वह भी बर्फ पर लेटकर इस बर्फीली स्वर्ग को जी भर देखे। लेखिका ने सोचा कि क्यों न किराए पर जूता ले लिया जाए, लेकिन कटाओ युमथांग और झांगू लेक की तरह टूरिस्ट स्पॉट नहीं था। इस कारण यहाँ पर झांगू की तरह दुनिया भर की तो क्या एक भी दुकान नहीं थी। जल्दी जल्दी फोटो खिंचवाने की बजाय लेखिका उन सारे परिदृश्य को अपने अंदर लगातार खींच रही थी। संपूर्णता के उन क्षणों में यह हिमशिखर लेखिका को उसके आध्यात्मिक अतीत से जोड़ रहे थे। शायद ऐसे ही लीन कर देने वाली सुंदरता के बीच ऋषि मुनियों ने वेदों की रचना की होगी, जीवन के सत्य को खोजा होगा, सर्वे भवंतु सुखिना का महामंत्र पाया होगा। तभी लेखिका के दिमाग में आया कि मिल्टन ने ईव की सुंदरता का वर्णन करते हुए लिखा था कि शैतान भी उसे देखकर ठगा सा रह जाता था और दूसरों का अमंगल करने का कार्य भूल जाता था। फिर लेखिका ने अपने सहेली मणि से पूछा, क्या उसने पढ़ी है मिल्टन की यह कविता? पर मणि उस समय किसी दूसरे ही सवाल से जूझ रही थी। वह अचानक दार्शनिकों की तरह कहने लगी, ये हिमशिखर पूरे एशिया के जल स्तंभ है। ये प्रकृति भी किस अनमोल तरीके से सारा इंतजाम करती है। जब यह सफर थोड़ा और आगे बढ़ा तो सामने देखा गया कि एकाध फौजी छावनियां थी। तभी ध्यान आया कि यह बॉर्डर एरिया है और यहाँ से थोड़ी ही दूरी पर चीन की सीमा है। फिर एक फौजी से लेखिका ने कहा, इतनी कड़कड़ाती ठंड में आप लोगों को बहुत तकलीफ होती होगी। यह सुनकर उन्होंने कहा, आप चैन की नींद सो सके इसलिए तो हम यहाँ पहरा दे रहे हैं। इसके बाद फेरी भटुआ मतलब फिर मिलेंगे कहते हुए जितेन ने जीप चालू कर दी। थोड़ी ही देर बाद फिर एक फौजी छावनी दिखा जिस पर लिखा था, वी गिव आवर टुडे फॉर योर टुमारो। लेखिका कहती है कि महानगर में रहते हुए कभी ध्यान ही नहीं आया कि जिन बर्फीले इलाकों में वैसाख के महीने में भी 5 मिनट में ही हम ठिठुरने लगे थे, हमारे ये जवान पौष और माघ में भी तैनात रहते हैं। जिन संकरे घुमावदार और खतरनाक रास्तों से गुजरने भर में हमारे प्राण कांप उठते हैं, उन रास्तों को बनाने में जाने कितने लोगों के जीवन अपने समय के पहले ही खत्म हो गए हैं। लेखिका के लिए यह यात्रा सचमुच ही खोज यात्रा थी। फिलहाल लेखिका और उसके साथी लायुंग वापस लौटकर फिर युमथांग की तरफ चल पड़े। जितेन कुछ दिन पहले ही नेपाल से आया था। युमथांग की घाटियों में एक नया आकर्षण और जुड़ गया था। वहां पर कई सारे प्रियुता और रोडोडेंड्रो के फूल थे। तभी जितेन कहने लगा, केवल 15 दिनों में ही देखिएगा, पूरी घाटी फूलों से इस तरह भर जाएगी कि लगेगा कि फूलों का बिस्तर रखा हो। यहाँ रास्ता चौड़ा था और इस कारण खतरों का एहसास कम था। इन घाटियों में कई सारे बंदर भी दिखे थे। फिलहाल घाटियों, वादियों, पहाड़ों और बादलों की आंख मिचौली दिखाती और पहाड़ी कबूतरों को उड़ाती लेखिका की जीप जब युमथांग पहुंची तो लेखिका थोड़ी निराश हुई। बर्फ से ढके कटाव के हिम शिखरों को देखने के बाद युमथांग थोड़ा फीका लगा और यह भी एहसास हुआ कि मंजिल से कहीं ज्यादा रोमांचक होता है मंजिल तक का सफर। फिलहाल युमथांग में चिप्स बेचती एक सिक्किमी युवती से लेखिका ने पूछा, क्या तुम सिक्किमी हो? फिर उसने जवाब दिया, नहीं, मैं इंडियन हूँ। यह सुनकर लेखिका को बहुत अच्छा लगा कि सिक्किम के लोग भारत में मिलकर बहुत खुश है। जब सिक्किम स्वतंत्र रजवाड़ा था तब टूरिस्ट उद्योग इतना फैला नहीं था। भारतीय जलवायु में सिक्किम के लोग इतना घुल मिल गए हैं कि लगता ही नहीं है कि कभी सिक्किम भारत में नहीं था। इसके बाद लेखिका और उसके साथी जीप में बैठने के लिए तैयार हुए कि तभी एक पहाड़ी कुत्ते ने रास्ता काट लिया। फिर मणि ने कहा, ये पहाड़ी कुत्ते हैं, ये भौंकते नहीं हैं, ये सिर्फ चांदनी रात में ही भौंकते हैं। फिर लेखिका ने कहा, क्या समुद्र की तरह कुत्तों पर भी पूर्णिमा की चांदनी इच्छाओं का ज्वार भाटा जगाती है? 3-4 किलोमीटर बाद उसने फिर उंगली दिखाई। मैडम, इसे खेदुम कहते हैं। यह पूरा लगभग 1 किलोमीटर का एरिया है। यहाँ पर देवी देवताओं का निवास है।
यहाँ पर जो भी गंदगी फैलाएगा वह मर जाएगा। फिर लेखिका ने जितेंद्र से कहा, तुम लोग पहाड़ों पर गंदगी नहीं फैलाते? यह सुनकर उसने जीभ निकालते हुए कहा, नहीं मैडम, पहाड़, नदी और झरने, हम इन सभी की पूजा करते हैं। अगर हम इन्हें गंदा करेंगे तो हम मर जाएंगे। फिर लेखिका ने कहा, तभी तो गैंगटॉक इतना सुंदर है। फिर जितेंद्र ने कहा, गैंगटॉक नहीं मैडम, गंतोक कहिए। इसका असली नाम गंतोक है। गंतोक का मतलब है पहाड़। मैडम, युमथांग भी पहले टूरिस्ट स्पॉट नहीं था। जब सिक्किम भारत में मिला तो उसके भी कई सालों बाद भारतीय आर्मी के कप्तान शेखर दत्ता के दिमाग में आया कि यहाँ सिर्फ फौजियों को रखकर क्या होगा। घाटियों के बीच रास्ते निकालकर इसे टूरिस्ट स्पॉट बना जा सकता है। आप देखिए, अभी भी रास्ते बन रहे हैं। फिर लेखिका मन ही मन कहती है, हाँ, रास्ते अभी भी बन रहे हैं। नए नए जगहों की खोज अभी जारी है। शायद मनुष्य की इसी अधूरे खोज का नाम सौंदर्य है। इसके बाद जीभ आगे बढ़ने लगती है। तो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक और शेयर करके आप हमारा आत्मविश्वास बढ़ा सकते हैं। और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।